Unpopular and controversial laws. Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. तो इस सेक्शन में हम उन लॉज की बात करेंगे जो कि पार्लियामेंट में तो पास हो जाती हैं, बट जो लोग हैं वो उसके साथ नाखुश होते हैं, लोग उसको पसंद नहीं करते. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to the people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. तो कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई ऐसा लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो एकदम करेक्ट है, बट लोग जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस लॉ को लाने के पीछे जो उनकी मानसिकता थी, जो उनका एम था, वो अनफेयर था या हार्मफुल था. मतलब इस लॉ को लाने के पीछे की जो वजह थी वो, या इंटेंशन कहें, वो अच्छी नहीं थी. राइट. तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो लॉ करेक्ट है, बट लोग उसके फिर भी अपोज में जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो उनके लिए सही नहीं है. Hence, people might criticize the law, hold public meetings, write about it in newspaper, report to TV news channels, etc. और इसीलिए जब वो किसी इस तरीके के लॉ के साथ अगर नाखुश होते हैं तो वो लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं. और निंदा करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं. वो पब्लिक मीटिंग्स हेल्ड करते हैं, लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, धरना देते हैं, अपोजिशन करते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं उसके बारे में, साथ ही साथ टीवी चैनल्स पे जो है वो आके अपनी राय रखते हैं. In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. तो हमारी, क्योंकि जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर जो है वो लोगों के पास है. लोग जो है वो अपनी जो राय है वो आराम से रख सकते हैं. तो अगर लोगों को कोई ऐसा लॉ जो है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा है कि वो अगर किसी ऐसे लॉ को एक्सेप्ट करने में अनविलिंग है, अनिच्छुक हैं, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे. कैसे लो, यहाँ पे रिप्रेसिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. रिप्रेसिव मतलब कि एक तरीके से किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, दबाने की कोशिश करना. मतलब लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि वो लॉ उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, उनके ऊपर थोपा जा रहा है, तो लोग उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. जब एक बहुत बड़े मात्रा में लोगों को ये लगने लगता है कि जो लॉ पास हुआ है वो सही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर ये प्रेशर बनने लगता है कि जो लॉ उसने निकाला है उसमें चेंजेस लाए जाएं. फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल. तो हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं वो भी जो है अपने लेवल पे लॉज वगैरह बनाती हैं. तो हमें पता है बड़ी बड़ी सिटीज जो होती है उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है. जैसे रूरल एरियाज में हमें पंचायत देखने मिलती है, इसी तरीके से जो सिटीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने मिलती है. तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ अपने लेवल पे भी लॉ बनाती है. तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि जो उनका एरिया है उसमें वो क्या कहते हैं कि उसमें स्ट्रीट वेंडिंग और हॉकिंग वगैरह है उसे इलीगल घोषित कर देते हैं कि अगर आप लोग रोड पे अपना ठेला लगाते हुए दिखाई दिए, या फिर फुटपाथ वगैरह पे हमें नॉर्मली दिखता है, लोग क्या करते हैं फुटपाथ पे चद्दर बिछा के अपने सामान वहीं पे सजा लेते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं. इस तरीके से वो कहते हैं कि अगर तुम हॉकिंग वगैरह कर रहे हो, वो भी ऐसे एरिया पे जो कि पब्लिक स्पेस है, जो जैसे पैदल यात्रियों के लिए वो रास्ता बनाया हुआ है, तो उन सब चीजों को वो इलीगल कर देते हैं कि आप लोग इस तरीके से रास्ते पे, फुटपाथ वगैरह पे अपने जो स्टॉल्स हैं वो नहीं लगा सकते. तो मतलब कि जिन एरियाज में अपने स्टॉल्स लगा सकते हैं उसे बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं कि आप इतनी इतनी जगह पे ही कर सकते हैं, बाकी जगह पे जो है आप अपने ठेले नहीं लगा सकते. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily. अब हम इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं नकार सकते कि कुछ लॉज जो हैं वो जरूरी हैं ताकि वो ये इंश्योर करें कि जो जगहें पब्लिक के लिए अलॉट हुई हैं, जो ऐसी जगहें जहाँ पे जनता जो है वो अपना आराम से आ जा सके, मतलब जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको इस्तेमाल करना जो है सभी का हक है. मतलब कि जिस मेन एम के लिए वो जगह बनाई है उसका प्रॉपरली यूज हो, ये इंश्योर करने के लिए हमें कुछ जो लॉज हैं वो जरूरी होते हैं. राइट. कि अगर आपने कोई फुटपाथ बनाया है तो ये इंश्योर भी करना है कि हाँ उस पे लोग जो हैं पैदल यात्री चले, उसमें ये ना हो कि जो बाइक्स हैं, स्कूटीज हैं या साइकिल वाले हैं वो उस पे जो है अपनी गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं. इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए. बट साथ ही साथ one almost cannot deny that hawkers and vendors also provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city. हम ये भी जो है मना नहीं कर सकते कि जो हॉकर्स और वेंडर्स जो हैं वो हमें बहुत ही
इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते दाम पे। आप सेम चीजें जो है किसी दुकान पे, किसी बड़ी दुकान पे, शोरूम पे लेने जाओ तो बहुत ही महंगी पड़ेगी। वहीं जो हॉकर्स वगैरह रहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, वो बहुत ही सस्ते दाम में जो है आपको चीजें प्रोवाइड करा देते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट एरियाज में वो रहते हैं, हमारे घरों के आसपास ही रहते हैं, जाना आसान होता है ना। तो जो हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं, वो भी हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें काफी सारी सर्विसेज सस्ते दाम पे प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जो जगह है बनाई हुई है, जिस पर्पस के लिए बनाई हुई है, ये भी इंश्योर करना है कि वो उसी पर्पस के लिए यूज हो, बट साथ ही साथ हम ये भी मना नहीं कर सकते कि जो लोग जिनको आप हटा रहे हो कि आप यहाँ पे अपनी दुकानें मत लगाओ, वो लोग भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। तो अगर उन लोगों को आप फुटपाथ वगैरह से हटा दोगे, जहां पे वो अपनी दुकानें रखते हैं, आप वहां से उन्हें हटा दोगे, तो फिर वो जाके कहाँ पे अपनी दुकानें लगाएंगे, राइट। सो दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो वो जो छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, वही उनका जो है आजीविका का एक तरीके से जरिया है, उसी से वो अपना पेट भरते हैं। Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को तो फेवर कर रहा है, बट दूसरे के साथ वो अन्याय कर रहा है। तो यहाँ पे हम फुटपाथ की बात कर रहे हैं कि फुटपाथ पे जो नॉर्मली चलने वाले लोग हैं, उनका तो फायदा हो रहा है इस लॉ से कि जो वेंडर्स वगैरह हैं, उनकी यहाँ दुकानें नहीं लगनी चाहिए ताकि लोग फ्रीली यहाँ से आ जा सकें। तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनका तो फायदा हुआ, बट जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, जो वेंडर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, उनका नुकसान हो रहा है। सो इस तरीके के लॉज जो कि एक तरीके से कंट्रोवर्शियल होते हैं, वो क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट लीड करते हैं, उसकी वजह से मतभेद जो है वो होने लगते हैं। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो लॉ है वो फेयर नहीं है, मतलब कि लॉ जो बनाया है वो सही नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं। The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution. अब जो कोर्ट हैं, अदालत हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी लॉ को कैंसिल करवा सकते हैं कि आप इस लॉ को पूरी तरीके से खत्म कर दो, वापस ले लो, या फिर उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकता है। जो भी कोर्ट को सही लगे वो उस हिसाब से चेंजेस या फिर उसे कैंसिल करवा सकता है, राइट। सो डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 7th बुक? तो हमने क्लास 7th में पढ़ा था, वहां पे हमने कुछ फोटोज देखी थी जहां पे हमें ये पता चल रहा था कि किस किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से लोग रैलीज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्किट्स वगैरह प्ले करते हैं रोड पे, तो उसके जरिए वो क्या करते हैं, वो अपनी आवाज को दूसरे लोगों तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। The photo there showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. तो यहाँ पे भी आप अलग-अलग ये 3 फोटोज देख सकते हो, जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि लोग इन जरियों से भी अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हमें कोई जो पर्सन है वो बेड पे लेटा है, मतलब एक तरीके से लोग भूख हड़ताल वगैरह करते हैं, धरना देते हैं कि काफी लंबे टाइम तक वो खाते नहीं है, पानी नहीं पीते हैं, और इस तरीके से वो अपनी आवाज को सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोग इस तरीके से रैलीज वगैरह कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जरिए हैं जिनके थ्रू लोग अपनी आवाज जनता तक, जो लार्जर लेवल पे जो पब्लिक है उस तक, और साथ ही साथ गवर्नमेंट तक, पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representative. तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि as citizens जो हमारा रोल है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने वोट दे दिया और रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए, बल्कि ये तो एक तरीके से हमारे रोल का कुछ हिस्सा था। अभी तो हमें और भी काम करना होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना ही हमारा काम नहीं है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम चल रहा है कि नहीं, right? So rather it is then that we begin to use newspapers and media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. तो जब हम अपने MPs को इलेक्ट कर लेते हैं, तब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनके काम को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो सही से कर रहे हैं कि नहीं। हमें न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू जैसे सांसद टीवी वगैरह आते हैं, जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि पार्लियामेंट में किस तरीके से काम हो रहा है। तो इन सभी चीजों पे हमें एक तरीके से नजर बनाए रखनी होती है कि उस पर ध्यान रखना होता है कि जो हमारे एमपीज हैं वो किन किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई जरूरत रोड की है, वो कुछ और ही चीजों की बात करे जा रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह बनाने की बात करना है, वो फिल्मों की बात कर रहे हैं। मतलब हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो बातें हैं, जो भी मुद्दे जो हैं डिस्कस किए जा रहे हैं वो सही हैं। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि लोगों की जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही जो पार्लियामेंट है उसे ये पता चलता है कि उसको किन चीजों पे काम करना है। मतलब जैसे हमने स्टोरी बोर्ड पढ़ा था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो अगर औरतें आवाज नहीं उठाती, अगर औरतें बाहर निकल के नहीं आती, अपनी प्रॉब्लम को लोगों के सामने नहीं लाती, तो क्या कभी पार्लियामेंट को पता भी चल पाता कि औरतों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मतलब लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि पार्लियामेंट जो है वो सही मुद्दों पे काम करती रहे और वो अपने एम से भटके ना, राइट। So now, as you read in the earlier section on the rule of law, Indian nationalists protested and criticized arbitrary and repressive laws being enforced by the British। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि किस तरीके से जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के बहुत ही ज्यादा अत्याचार वाले लॉज थे उनका अपोज किया था। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल्स जो है हमें पूरे वर्ल्ड वाइड देखने मिलते हैं। मतलब कि हिस्ट्री जो है वो हमें काफी इस तरीके के एग्जाम्पल्स दिखाती है, राइट। History provides us with several examples of people and communities who have struggled to end unjust laws। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें ऐसे देखने मिलते हैं जहां पे लोगों ने किसी भी अनजस्ट के खिलाफ जो है आवाज उठाई है और संघर्ष किया है। इन योर क्लास 7 बुक यू रीड ऑफ हाउ Rosa Parks, an African American woman, refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955। तो हमने क्लास 7 में भी रोजा पार्क की स्टोरी पढ़ी थी। उसमें हमने ये देखा था कि रोजा पार्क जो है वो किसी बस में ट्रेवल कर रही थी और वो सीट पे बैठी थी। और लॉ क्या कहता है कि अगर कोई व्हाइट पर्सन है, कोई अमेरिकन पर्सन है, तो और वो खड़ा है और उसे दिख रहा है कि कोई अफ्रीकन पर्सन या जो ब्लैक पर्सन है वो सीट पे बैठा है, तो जो ब्लैक पर्सन है उसे खड़ा होकर व्हाइट पर्सन को अपनी सीट देनी पड़ेगी। इस तरीके के लॉज थे। और हमने ये भी देखा था कि वहां पे बहुत सारे ऐसे लॉज थे कि इन स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पर्सन जा सकते हैं, पार्क्स में सिर्फ व्हाइट पर्सन एंटर कर सकते हैं, सीट्स पे सिर्फ व्हाइट पर्सन बैठ सकते हैं, ये जो होटल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट के लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक के लिए हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन था ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में। She was protesting the law on segregating that divided up all public spaces including streets between the whites and African Americans। तो जो रोजा पार्क हैं, जब उन्होंने अपनी सीट नहीं दी एक व्हाइट पर्सन को, तो वो ऐसा करके क्या कर रही थी, वो जो लॉ जो कि अफ्रीकन अमेरिकन और व्हाइट्स के बीच में एक तरीके से दीवार पैदा कर रहा था, उनको सेग्रीगेट कर रहा था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, तो उस लॉ के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही थी। Her refusal was a key event that marked the start of civil rights movement, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin in the USA। तो ये जो इनका एक्ट था अपनी सीट ना देने का किसी व्हाइट पर्सन को, इसकी वजह से अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट जो है वो आया। मतलब एक तरीके से जो मूवमेंट हुई इस रेसिज्म को खत्म करने की, इस सेग्रीगेशन को खत्म करने की, वो स्टार्ट हुई रोजा पार्क के इस एक्ट की वजह से। और फाइनली सिविल राइट्स एक्ट जो है 1964 में वो आया। और क्या हुआ, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था यूएसए में, चाहे रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या फिर नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे, इस तरीके के सारे डिस्क्रिमिनेशंस को बैन कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया, राइट। So with this we have come to the end of our chapter number 4 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up, and if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye.